गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 का, जो कि डील करता है फंडामेंटल राइट से, उसका पहला आर्टिकल है और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है। बिकॉज फंडामेंटल राइट्स हम किसके खिलाफ यूज कर सकते हैं, हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ये हमें आर्टिकल 12 से पता चलता है। एंड द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद फंडामेंटल राइट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, right? Not only in Indian polity, but it is also necessary for our UPSC's civil service exam. So we are going to deal with this article in detail today. तो इसको पढ़ने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि इसकी ओवरव्यू में हम क्या क्या रखेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट वी हैव टू स्टडी। सो जो पहली चीज हमें समझनी है वो हमें ये समझनी है कि कंसेप्ट ऑफ स्टेट क्या है। आखिर स्टेट का मतलब क्या है। जैसे कि आपको शायद यदि थोड़ा आइडिया होगा, दिस आर्टिकल डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राइट? तो हमें कंसेप्ट को समझना है कि why do we need to know what is a state, right? So this is the first thing we have to clarify. उसके बाद अगली चीज जो हमें समझनी है इस टॉपिक के रिगार्ड में वो ये है कि स्टेट का पार्ट क्या है और स्टेट का पार्ट क्या नहीं है, राइट? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि why it is needed to know what is part of a state, what is part of a state and what is not. This is the second part. तो दिस इज द सेकंड थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट स्टेट, कि स्टेट का पार्ट क्या है और स्टेट का पार्ट क्या नहीं है। और इसे समझने के लिए हमें कुछ केसेस को समझना पड़ेगा, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई केस, राइट? इसके बाद हमें एक केस और इसी के साथ हमें एक और केस को भी समझना पड़ेगा, जो जिसे हम उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से भी जानते हैं, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1962। इसके बाद ही कुछ और केसेस भी हैं, जैसे कि राजस्थान राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल वर्सेस मोहनलाल इन 1967। देन इसके बाद जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इस आर्टिकल को लेकर, वो है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम केस, सिंह वर्सेस भगत राम केस 1975। इसके बाद जो अगला दूसरा इंपॉर्टेंट केस है वो है आर डी शेट्टी केस, फेमसली जैसे हम आर डी शेट्टी केस कहते हैं, बट इसका ऑफिशियल नेम है आर डी शेट्टी केस वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके बाद लास्ट में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड केस है वो है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। वर्सेस खालिद मुजीब इज जी टेलीफिल्म्स, इज जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट? और मोर फेमसली इट इज नोन एज द बीसीसीआई केस। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमें समझना है वो ये है कि इज जुडिशियरी, यानी कि हमारी जो जुडिशियरी है विच इज इंटीग्रेटेड, विच इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स, क्या ये भी स्टेट का पार्ट है? और इससे रिलेटेड हमें सिर्फ एक ही दो केसेस को समझना है, वो है एन मिराजकर केस एंड there is another recent case which we will discuss later in the series. So this is the overview to understand article 12. आर्टिकल 12 को समझने के लिए पहले तो हमें इन कंसेप्ट को समझना जरूरी है कि व्हाई डू वी नीड टू नो स्टेट, देन वी नीड टू नो व्हाट इज पार्ट ऑफ स्टेट एंड व्हाट इज नॉट, एंड देन वी विल डील विद सम ऑफ द केसेस व्हिच हेल्प अस अंडरस्टैंड the importance of knowing these two things, right? These cases will help us understand why article 12 is very important for our understanding of fundamental rights, for our understanding of, right, what is state and what is not. So let us start with today's main agenda, discussing with why do we need to know what is state, right? दोस्तों स्टेट को लेकर हमारी तीन अंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। पहली अंडरस्टैंडिंग तो हमारी बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड हो सकती है। यदि हम फंडामेंटली
समझना चाहें कि स्टेट का मतलब क्या है, तो हम जानते हैं कि स्टेट is a political entity, right? State is a political entity which comprises four components. It is a political entity which comprises four components. क्या क्या है वो four components? पहला, किसी भी स्टेट को होने के लिए एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, राइट, जो स्टेट को अथॉरिटी देगी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन और सम लीगल ऑर्डर कि वो इस पर अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सके, वो इनकी इस सोसाइटी को रेगुलेट कर सके। साथ ही इस पॉपुलेशन को जरूरत होगी एक डिफाइंड टेरिटरी की, राइट, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टेरिटरी ऑफ वन कंट्री विथ द टेरिटरी ऑफ अदर कंट्री, बिकॉज इट इज नेसेसरी। किसी भी सोसाइटी को ऑर्डर में आप तभी रख सकते हैं जब ये डिफाइंड होगा कि उस सोसाइटी की जो टेरिटरी है वो कहाँ तक है, उस सोसाइटी की जो अथॉरिटी होगी, जो गवर्नमेंट होगी, उसकी अथॉरिटी कहाँ तक एक्सटेंड करेगी। तीसरी चीज, गवर्नमेंट चाहिए हमें स्टेट को रेगुलेट करने के लिए, बिकॉज स्टेट इज व्हाट, इट इज जस्ट अ स्टेटस ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी। यदि वर्ल्ड कम्युनिटी ये रिकॉग्नाइज नहीं करती है कि कोई भी टेरिटरी या कोई भी अथॉरिटी स्टेट नहीं है, यदि वर्ल्ड कम्युनिटी ये रिकॉग्नाइज ना करे, तो फिर उसे हम नेशन बोल सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें पैलेस्टीन की, जो ये डिमांड है कि पैलेस्टीन एज अ स्टेट, ये अभी तक सिर्फ एक डिमांड है, इट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी। यदि हम बात करें तिब्बत की, तो इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। तिब्बत रेगुलरली क्लेम करता है कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, बट ऐसा वर्ल्ड कम्युनिटी ने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वर्ल्ड कम्युनिटी मानता है कि ये जो तिब्बत है, ये यहाँ की जो गवर्नमेंट है, ये सॉवरन नहीं है। सॉवरन का मतलब क्या होता है? सॉवरन का मतलब होता है इट इज मेनली रीड्स टू योर पावर और योर अथॉरिटी, राइट, टू डील विथ योर एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिपेंडेंटली। साथ ही आपके इंटरनल अफेयर्स में किसी भी बाहरी अथॉरिटी की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, तभी आपको स्टेट माना जाता है। सो यदि आपके पास ये चार कंपोनेंट्स नहीं है, आपके पास पॉपुलेशन नहीं है डिफाइंड, आपके पास एक डेटा नहीं है कि आपकी पॉपुलेशन में कौन कौन आते हैं कौन नहीं आते, आपकी एक डिफाइंड टेरिटरी नहीं है, टेरिटोरियल डायमेंशन नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है इस सोसाइटी को ऑर्डर में रखने के लिए, और यदि वो गवर्नमेंट सॉवरन भी नहीं है, इन चारों कंपोनेंट का एक साथ होना बहुत जरूरी है स्टेट को बनाने के लिए। क्यों ये जरूरी है? बिकॉज स्टेट इज अ कंसेप्ट विच हैज बीन डिवाइज्ड टू मेंटेन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, राइट। इट इज अ कंसेप्ट डिवाइज्ड टू मेंटेन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, राइट। और जो नेशन है, ये क्या है? नेशन इज जस्ट मीन्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और अ फीलिंग ऑफ वननेस। तो जो केस पैलेस्तीन और तिब्बत का है, इट इज मेनली ऑफ नेशन। स्टेट होने के लिए आपके पास इन फोर कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। और साथ ही ये जो फोर कंपोनेंट्स हैं, दीज शुड बी रिफ्लेक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को ये बताना पड़ेगा कि पॉपुलेशन में क्या क्या है, क्या सिटीजनशिप है उस स्टेट की, राइट। पॉपुलेशन को टेरिटोरियल डायमेंशन के बारे में बताना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्नमेंट के बारे में बताना पड़ेगा, सॉवरेनिटी के बारे में बताना पड़ेगा। और साथ ही वर्ल्ड कम्युनिटी को भी ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के पास ये चारों चीजें हैं। तो जैसे हम इंडिया की बात करें, तो हमारी पॉपुलेशन का कंपोनेंट क्या होगा? दिस हैज बीन डिफाइंड इन आर्टिकल 5 to 11। बताया गया है कि कौन इस कंट्री का सिटीजन बन सकता है, कौन इस कंट्री की सिटीजनशिप छोड़ सकता है। साथ ही यदि हमने देखा पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद यूनियन एंड टेरिटरी, राइट, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्केड्यूल 1, जिसमें सभी जो भी टेरिटरी इंडिया की आती है उन स्टेट्स के नाम, राइट, और उनकी टेरिटोरियल डायमेंशन मेंशन होती है। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारी स्टेट की टेरिटरी क्या है। हमारे पास एक गवर्नमेंट भी है जो सॉवरन है, और वर्ल्ड कम्युनिटी रिकॉग्नाइज भी करती है कि इंडिया इज अ स्टेट। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट। द सेकंड थिंग वी अंडरस्टूड अबाउट स्टेट was in part 1 of the Indian Constitution, was in part 1 of the Indian Constitution, which deals with union and territory, जो बताता है कि इंडिया में, कि हमारी कंट्री की टेरिटरी में क्या क्या आता है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट। तो सेकंड अंडरस्टैंडिंग में मेनली ये है कि पार्ट 1 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में जो है ये बताया गया है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स स्टेट्स, राइट, it includes union territories, it includes any other territory that may be acquired by the government in any future through any means। तो यहाँ पर स्टेट्स एक बार मेंशन है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इसका मतलब है पॉलिटिकल यूनिट से, राइट। यहाँ पर स्टेट का मतलब एज अ कंट्री नहीं, राइट। यहाँ पर इन स्टेट्स का मतलब है ये डिवीजन, राइट, जैसे केरला, राइट, मध्य प्रदेश, फॉर फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। इन डिवीजन की जो ये पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, इन्हें स्टेट्स कहा गया है। नाउ तीसरी डेफिनेशन हमारे सामने स्टेट की आती है, वो आती है आर्टिकल 12 से। तो पहले तो सवाल ये उठता है कि क्या आर्टिकल 12 में जो स्टेट बताया गया है, जो इसकी डेफिनेशन दी गई है, ये पिछली दो डेफिनेशन से अलग है या कुछ मिलता है? सो द आंसर टू दिस थिंग इज नो।
तभी तो ऐसे सेपरेटली डिफाइन किया गया है, वरना जरूरत थोड़ी होती कि आपको स्टेट को आर्टिकल 12 में अलग से डिफाइन करना पड़ रहा है। सो इसकी जो डेफिनेशन है, ये पिछले दो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट के टर्म की इस टर्म की जो मीनिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उससे डिफरेंट है। इसकी डेफिनेशन को हम थोड़ी देर में समझेंगे। पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हम ये जान ही क्यों रहे हैं कि स्टेट क्या है, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फंडामेंटल राइट, राइट, द पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 12 को सबसे पहले डिफाइन कर क्यों रहा है। तो जैसे कि हमने हमारे पार्ट थ्री के, हमारे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट थ्री के यदि स्ट्रक्चर को हम देखें, तो आर्टिकल 12 एंड 13, आर्टिकल 12 डील्स विद द टर्म स्टेट, आर्टिकल 13 डील्स विद द टर्म लॉ। उसके बाद आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स है, और आर्टिकल 33, 34 और 35 जो है, दे आर अबाउट फंडामेंटल राइट्स, दे आर नॉट फंडामेंटल राइट्स, बट दे आर सम रूल्स or some regulation kind of thing about the fundamental rights, which we will do later in the series. So सबसे पहले स्टेट को डिफाइन कर रहा है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट, और इसे हम समझेंगे कुछ ही मिनटों में। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई डू वी नीड टू नो व्हाट इज स्टेट। दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग को एक बार हल्का सा रिवाइज करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री में कुछ बताए या ना बताए, आपको हमेशा ये याद रखना है, ये दो चीजें जरूर बताता है। पहला, what are the powers and authority of what are the powers and authorities of state, ठीक है, इसे भी हम समझेंगे। दूसरा, राइट्स, व्हाट आर द राइट्स और ड्यूटीज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, या मोर स्पेसिफिकली आप बोले तो सिटीजन, राइट, पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट कुछ राइट्स उन्हें भी देता है जो नॉन सिटीजन है, जो फॉरेनर्स हैं, जैसे कि बेसिक राइट्स लाइक राइट टू लाइफ, है ना। सो स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब हम स्टेट को बनाते हैं, तो हम सबसे पहले स्टेट को क्रिएट करने के लिए, पहले हम मोनार्क में होते थे, किंग्स एंड क्वींस होते थे, तब कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट आया, तो व्हाट इज द हायरार्की। सो द हायरार्की इज कि पॉपुलेशन जो है किसी भी एरिया की, राइट, वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, जब वहां पर कोई किंग या क्वीन ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है वो, और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो एक स्टेट को क्रिएट करती है, जो इनकी ये जो सोसाइटी है, राइट, ये पॉपुलेशन जो सोसाइटी को क्रिएट कर रही है, इस सोसाइटी को रेगुलेट करती है, इस सोसाइटी को ऑर्डर में रखती है, राइट। इसलिए स्टेट को क्रिएट किया जाता है। स्टेट के फिर कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, जैसे कि एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशियरी, इन तीनों के अलग अलग काम होते हैं। ये इस सोसाइटी के लिए लॉ मेकिंग का काम करती है, ये बॉडी इन्हीं लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, और जुडिशियरी जो है, ये जो भी लॉज बनते हैं, जो भी रेगुलेशंस बनते हैं, वो ऑर्डर में सोसाइटी में चल रहे हैं नहीं, उनका पालन हो रहा है कि नहीं, इसका ध्यान रखती है, यानी कि ये प्रोटेक्ट करती है। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दो चीजें डिफाइन कर रहा है, पावर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट, कि स्टेट के पास कितनी पावर है ओवर दीज सिटीजन्स टू रेगुलेट देम, राइट। और इस अथॉरिटी की जरूरत क्यों है, इस अथॉरिटी की जरूरत ये है क्योंकि यदि लोगों के पास राइट्स होंगे, ड्यूटीज होंगे, लेकिन उन्हें लिमिट करने वाला, उन्हें रेगुलेट करने वाला कोई नहीं होगा, तो क्या होगा, जो भी पावरफुल व्यक्ति होगा, वो अपनी पावर का यूज करके दूसरे लोगों को परेशान कर सकता है। हमने इसे स्टेट इसीलिए तो बनाया है, ताकि कोई भी किसी के बेसिक राइट्स को वायलेट ना करे, कोई भी अपनी मैन पावर का यूज करके, कोई भी अपनी ग्रुप बना के किसी और को परेशान ना करे। और ये राइट्स हमने क्यों दिए हैं, राइट्स हमने इसलिए दिए हैं क्योंकि यदि हम स्टेट को कंप्लीट अथॉरिटी दे देंगे कि वो अपने हिसाब से कुछ भी राइट्स बनाते रहे, हम इन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं करेंगे और स्टेट को ही अधिकार दे देंगे कि वही डिफाइन करे लोगों के पास क्या राइट्स होंगे, क्या नहीं होंगे, तो ये स्टेट डिक्टेटरशिप में आ सकता है, राइट। यहाँ पर अनैर्की हो सकती है, chaos हो सकता है सोसाइटी में। सो दिस इज वाई द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स दीज टू थिंग्स। सो अभी तक स्टेट के अंडरस्टैंडिंग को लेकर हमने ये समझा कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ स्टेट विद द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन टू मेंटेन बैलेंस इन सोसाइटी, टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी, राइट। We also understood the hierarchy of why we create constitution, why we create a state. We created to maintain order in the society because in the modern period, जब से कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट फेमस हुआ, इसके पहले तो किंग्स एंड क्वींस होते थे, कॉलोनियल एम्पायर चल रहे थे, हमने स्टेट के कंसेप्ट को डिवाइस इसीलिए किया क्योंकि मॉडर्न पीरियड में जो सोसाइटी है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, बहुत सारे सिस्टम्स डेवलप हो गए हैं, ट्रेड की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई हैं, पॉपुलेशन जिसको जिनके बीच में रिसोर्सेज शेयर होने हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए हमें एक अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कि हमने पार्ट थ्री की बिगनिंग में फंडामेंटल राइट्स को क्यों डिफाइन किए। तो जब बात इन राइट्स की आती है जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, तो जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हर कॉन्स्टिट्यूशन की तरह पार्ट थ्री में
कुछ फंडामेंटल राइट्स डिफाइन किए। हमारे पास और भी राइट्स हैं, जैसे कि लीगल राइट्स है, कस्टमरी राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स बताया, और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। दीज आर द मोस्ट बेसिक राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एनी सिटीजन। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स डिफाइन किए गए। फंडामेंटल राइट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32, तो जब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उन्होंने कहा था कि विदाउट दिस आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी इन नलिटी। दिस आर्टिकल इज द हार्ट और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये आर्टिकल जो है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये आर्टिकल? दिस आर्टिकल इज अबाउट राइट टू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसका मतलब क्या है? इस आर्टिकल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हम अभी समझ लेते हैं, बाकी इसको डीप में हम तब पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल 32 से डील करेंगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस आर्टिकल की ये है कि दिस आर्टिकल अलाउज सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू मूव डायरेक्टली टू हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यदि हम इंडिया में जुडिशरी के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या है? सो इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। पहले है हायर जुडिशरी विच इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स। देन वी हैव लोअर जुडिशरी। लोअर जुडिशरी में क्या आता है? जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेशन कोर्ट्स होते हैं, हमारे सिविल कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, हमारे फैमिली कोर्ट्स होते हैं, तो दीज आर पार्ट ऑफ लोअर जुडिशरी। सो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है यदि किसी भी व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, यदि इन फंडामेंटल राइट्स को स्टेट वायलेट करता है, स्टेट वायलेट करता है, जिसको अथॉरिटी दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो इस सोसाइटी को रेगुलेट करे, यदि ये स्टेट आपके किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करे तो आप डायरेक्टली यहाँ जा सकते हो। यू कैन डायरेक्टली गो टू द हायर जुडिशरी। द सिटीजन कैन डायरेक्टली मूव टू द हायर जुडिशरी। बाकी जनरली यदि आपके कोई भी राइट वायलेट होते हैं, कोई भी रूल या रेगुलेशन नहीं होती है, तो प्रोसीजर क्या होती है? आपको सबसे पहले लोअर जुडिशरी में जाना पड़ता है, आपको इन कोर्ट्स में जाना पड़ता है। यदि आप इन कोर्ट्स की जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट की जजमेंट से भी सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इस केस में आप डायरेक्टली यहाँ जा सकते हैं यदि आपके फंडामेंटल राइट्स स्टेट वायलेट करे। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमें स्टेट के अगेंस्ट में मिले हैं दोस्तों, ये आपको जानना जरूरी है। जैसे यदि हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 14 जो है वो कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। स्टेट को अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, सभी के खिलाफ सेम लॉज अप्लाई होंगे। यानी कि फिर चाहे आप रिच हो चाहे आप पुअर हो, आपके लिए लॉ सेम होंगे, आपके वोट की वैल्यू सेम होगी। राइट, चाहे आप हाई हो, रिच हो, चाहे आप अपर कास्ट के हो, लोअर कास्ट के हो, चाहे आप मुस्लिम हो चाहे आप हिंदू हो, आपके लिए सेम लॉज हो। कुछ एक्सेप्शन है जिन्हें हम समझेंगे बाद में, जैसे कि जो डील करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह, मुस्लिम कोड ऑफ कंडक्ट, वो जरूरी है अभी तक के लिए। बट यदि हम सिटीजन वाइज देखें तो सभी के लिए लॉज सेम है। आर्टिकल 15 की हम बात करें तो आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। राइट, सो दिस इज द सेकंड थिंग। आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 कहता है कि जब स्टेट अपने किसी भी ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट देगा तो लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, रेसिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ, डेसेंट। राइट, यदि हम बात करें आर्टिकल 17 की तो इट इज अवेलेबल अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, बट इट इज मेनली अबाउट दैट द स्टेट शैल मेक लॉज टू यू नो प्रिवेंट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या है? अनटचेबिलिटी वो प्रैक्टिस है जो कि इवॉल्व हुए हैं इंडियन सोसाइटी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हायर कास्ट के जो लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं। तो ये आर्टिकल जो है ये स्टेट को पावर देता है कि वो ऐसे लॉज बनाए ताकि सोसाइटी में अनटचेबिलिटी जो है वो ना रहे। आर्टिकल 18 की भी वैसे ही कुछ बात है। उसके बाद यदि हम बात करें आर्टिकल 12, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 की, तो आर्टिकल 20 जो है ये रिलेटेड टू है डिटेंशन। यदि आपको डिटेन किया जाए तो आपके खिलाफ क्या क्या अधिकार है, यदि आपको स्टेट डिटेन करता है तो आपके क्या क्या अधिकार है। आर्टिकल 22 भी उसी से रिलेटेड है। सिमिलरली आर्टिकल 23 यदि 24 की बात करें तो ये भी स्टेट को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो मेनली मैं आपको इस डिस्कशन से ये समझाना चाहता हूँ कि ये आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है स्टेट के अगेंस्ट। यदि स्टेट ये राइट्स वायलेट करता है तब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। बट यदि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, यदि कोई अन्य व्यक्ति समाज का आपके इन राइट्स को वायलेट करता है, तब आपको लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, लीगल रेमेडी को फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास ये स्पेशल रेमेडी नहीं होगी कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकें। आपके पास क्या रेमेडी होगी? आप लोअर कोर्ट्स जाए, आप फिर यदि उनके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, तो आपको ये लंबी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। बट क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको जल्द से जल्द न्याय मिल सके, इसलिए आपको डायरेक्टली हायर जुडिशियरी में
जाने का अधिकार दिया गया। तो इसीलिए हमें स्टेट को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट इज जस्ट स्टेटस। हमने बार बार इस कंसेप्ट को समझा है कि स्टेट क्या है। स्टेट इज जस्ट स्टेटस दैट देयर इज कमिंग टुगेदरनेस ऑफ पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। उसके अलावा स्टेट काम कैसे करता है? स्टेट की मैंने जैसे कि बताया कि कुछ इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, और इसके बाद इनके कुछ इंस्टीट्यूशन है, बॉडीज हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, राइट। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो डिपार्टमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं। तो सवाल ये है कि मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री जॉब निकालती है लोगों के बीच में, और और वो बोलती है कि सिर्फ एक कास्ट के लोगों को ही जॉब मिलेगी, तो ये आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। और ये फंडामेंटल राइट कौन वायलेट कर रहा है? ये फंडामेंटल राइट आपका स्टेट वायलेट कर रहा है। इन दिस केस यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यदि यही चीज कोई प्राइवेट कंपनी कर रही होती, लेट्स से टाटा, लेट्स से रिलायंस, यदि ये सिर्फ एक कास्ट के लोगों को रिक्रूट कर रहे होते, तब भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये लीगल मेथड यूज करना पड़ेगा। आपको लोअर कोर्ट में केस करना पड़ेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देन यू विल गो टू। बट यदि स्टेट डायरेक्टली आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है कि वो रिट इशू कर सके। रिट का मतलब क्या होता है? रिट का मतलब डायरेक्शन होती है, ये क्विक काम करता है। सुप्रीम कोर्ट तुरंत से तुरंत जैसे ही रिट इशू करेगा, वैसे ही आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यदि वो वायलेट हो रहे हैं, तो वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, वो उनकी एनफोर्समेंट हो जाएगी। इसीलिए ये जो जुडिशियरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दिस इज वाई वी नीड टू नो कि क्या ये मिनिस्ट्रीज स्टेट का पार्ट है या नहीं, क्या ये डिपार्टमेंट स्टेट का पार्ट है या नहीं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत तरीके के सवाल आएंगे कि क्या यूनिवर्सिटी स्टेट का पार्ट है या नहीं, क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टेट का पार्ट है या नहीं, क्या ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टेट का पार्ट है या नहीं, क्या बीसीसीआई जो इंडिया के क्रिकेट को रेगुलेट करती है, क्या ये स्टेट का पार्ट है या नहीं। बिकॉज यदि ये स्टेट का पार्ट है और ये कोई ऐसा एक्शन लेती है जिससे किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, ओनली देन यू कैन डायरेक्टली मूव टू स्टेट। यदि ये आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि ये हैं, नहीं कर पाते हैं यदि आप इसे प्रूव, तो आपको ये प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। बट यदि आपने प्रूव कर दिया कि ये स्टेट का पार्ट है, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाई वी नीड टू नो व्हाट इज स्टेट और व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्टेट। सो यदि हम कंक्लूड करना चाहें पिछले 5 मिनट के डिस्कशन को, तो हमें ये समझ में आता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स, जो राइट्स पार्ट 3 में मेंशन, जो राइट्स पार्ट 3 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन है, राइट, वो अवेलेबल है अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द स्टेट। यदि स्टेट वायलेट करता है आपके इन राइट्स को, तब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। यदि स्टेट एम्प्लॉयमेंट करते टाइम किसी एक कास्ट को फेवर करता है, तो ये आपके आर्टिकल 16 का वायलेशन है, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। यदि स्टेट के किसी डिपार्टमेंट में, राइट, आपको एंट्री नहीं मिल रही है जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू सम रिलीजन, स्टेट आपके रिलीजन के बेसिस पर आपको किसी स्टेट के डिपार्टमेंट में एंट्री नहीं मिल रही है, देन इट इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, राइट। यदि आप के आपके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, स्टेट डायरेक्टली वायलेशन कर रहा है, स्टेट जॉब दे रहा है लेकिन सिर्फ एक कास्ट को दे रहा है, यानी कि आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, और आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट, राइट, विदाउट गोइंग टू द लोअर जुडिशियरी, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज व्हाट वाज द मीनिंग। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये हमें जानना जरूरी क्यों है कि स्टेट के अंडर में क्या क्या आता है। तो यही चीज हमें बताता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 हमें बताता है कि स्टेट के अंडर में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है, राइट। तो स्टेट के अंडर में जो जो कुछ आता है, यदि वो आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है, तो देन यू कैन डायरेक्टली मूव टू द हायर जुडिशियरी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग व्हाट इज स्टेट एंड व्हाट इज नॉट स्टेट। सो let us now know what is state as per article 12. तो फ्रेंड्स, यदि हम यहाँ देखें कि आर्टिकल 12 में के अनुसार स्टेट क्या है, हमने पहले समझा कि बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से स्टेट क्या है। बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से स्टेट का मतलब है कमिंग टुगेदर ऑफ पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। यदि हम पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 की आर्टिकल 1 में जो स्टेट्स यूज किया है, तो उसकी बात करें तो इसका मतलब है पॉलिटिकल यूनिट्स, राइट, जिन्हें हमने बनाया है फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। तो आर्टिकल 12 में स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है? गवर्नमेंट एक्चुअली मीन्स प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, राइट। तो इसका मतलब है दिस इज द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, दिस इज द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट, यानी कि लेजिस्लेचर है। तो दूसरी चीज ये आर्टिकल क्या बताता है? दूसरी चीज ये बताता है द गवर्नमेंट, यानी कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव organs of the states
यहाँ पर इससे स्टेट्स का मतलब है आर्टिकल 1 से, यानी कि जो ये पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, मध्य प्रदेश का स्टेट, उत्तर प्रदेश का स्टेट, गुजरात का स्टेट, तो इनके जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हैं, राइट, यदि ये डायरेक्टली आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहे हैं, देन यू कैन डायरेक्टली मूव टू द हायर जुडिशरी। ऑल लोकल अथॉरिटीज ये आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं कर सकते। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है? लोकल अथॉरिटी का मतलब दोस्तों डिफाइंड है इन सेक्शन 331 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में। आपको बता देता हूँ कि लोकल अथॉरिटीज में क्या क्या आता है। लोकल अथॉरिटी मेनली इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, राइट, जो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज है ना। साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट होते हैं गवर्नमेंट के अंडर में, वो सभी लोकल अथॉरिटीज में आ जाते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये सारे के सारे जो हैं ये लोकल अथॉरिटी में आ जाते हैं। यदि ये आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करें, तब भी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब आता है सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल, जिसकी वजह से हमें वो जो मैंने केसेस आपको स्ट्रक्चर को समझाते समय बताए थे, शांताबाई, उज्जैनबाई, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो सभी के सभी इस प्रोविजन की वजह से ओरिजिनेट। ये कहता है अदर अथॉरिटी। अदर अथॉरिटीज का मतलब क्या है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो लोकल अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है? दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 3 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897। तो हमें ये तो पता है कि लोकल अथॉरिटी के अंडर में क्या क्या आता है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि अदर अथॉरिटी के अंडर में क्या क्या आता है। सो सवाल है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि अदर अथॉरिटीज के अंदर में क्या क्या आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कोई भी कंफ्यूजन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखी हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखी हैं, जब भी कोई डाउट होता है, तो उसे इंटरप्रेट करने का अधिकार किसे दिया गया है? उसे इंटरप्रेट करने का अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी में इससे बड़ा कोर्ट कोई नहीं है। जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी वो सभी को माननी पड़ती है। दिस इज बाइंडिंग ऑन ऑल द लोअर कोर्ट्स एंड ऑल द अथॉरिटीज ऑफ इंडिया एंड ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यदि कोई भी कंफ्यूजन है, तो उसे इंटरप्रेट कौन करेगा? सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट किसी भी डाउट को इंटरप्रेट कब करता है? या तो तब करता है जब उसके पास कोई केस है, किन्हीं दो इंडिविजुअल के बीच में, या किन्हीं दो बॉडीज के बीच में, या किसी इंडिविजुअल और किसी इंस्टीट्यूशन के बीच में। किसी भी केस में जब सुप्रीम कोर्ट के पास केस आता है और कोई डाउट अराइज होता है रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है कि किसी भी वर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब क्या है, राइट। इवन यदि किसी आर्टिकल में कॉमा यूज किया गया है, कोलन यूज किए गए हैं, राइट, इन्वर्टेड कॉमास यूज किए गए हैं, तो इनको इंटरप्रेट करने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। दूसरा ये कब करता है? दूसरा तरीका है सुओ मोटो, यानी कि ये खुद किसी इशू को संज्ञान में लेकर उसे डिफाइन करे। बट ये जो सुओ मोटो है, ये इन्वेंशन हुआ 1980s में, और हम आजाद हो चुके थे 1950, राइट। तो 1950 से लेकर 1980 तक तो एक ही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होता था, और वो तब होता था जब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केस जाए। 1980 से ये शुरुआत हो गई कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खुद भी किसी प्रोविजन को डिफाइन कर सकता है, यदि उसे ऐसा लगे कि उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है एटलीस्ट कि हमें क्यों जानना जरूरी है कि स्टेट हमें ये जानना जरूरी क्यों है कि स्टेट के अंडर में क्या क्या आता है। हमें ये भी जानना जरूरी क्यों है कि स्टेट के पार्ट क्या है, का स्टेट का पार्ट क्या है और स्टेट का पार्ट क्या नहीं है। और इस इंपॉर्टेंस को हम और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम इन केसेस को समझेंगे। तो आइए अब हम उन केसेस को समझें जो हमें हेल्प करेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 12, और साथ ही हमें ये भी बताएंगे कि जो ये लास्ट प्रोविजन था आर्टिकल 12 का, अदर अथॉरिटी, राइट, इसका मतलब क्या है? अदर अथॉरिटी का मतलब क्या है? हम इसे एक बार रिवाइज कर लें यदि तो आर्टिकल 12 में। तो दोस्तों सबसे पहले जो डाउट आया कि आर्टिकल 12 में जो ये अदर अथॉरिटी है, इसके अंडर में क्या क्या आता है, ये केस अराइज होता है इन द केस ऑफ, जो पहला केस अदर अथॉरिटी को लेकर आया वो आया इन रिलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, कि यूनिवर्सिटी स्टेट का पार्ट है या नहीं। उसके लिए हमें केस को समझना पड़ेगा। आइए उसे समझते हैं। तो दिस केम इन द केस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई इन द ईयर ऑफ 1954। तो दोस्तों इस केस की जो स्टोरी है उसे मैं आपको बता देता हूँ। तो होता क्या है कि शांताबाई जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के कॉलेज में एडमिशन लेने गई, लेकिन इन्हें एडमिशन नहीं दिया गया। जब इन्हें एडमिशन नहीं दिया गया तो इन्होंने हाई कोर्ट में केस किया, राइट। इन्होंने केस किया कि ये तो मेरे आर्टिकल 15 का वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 15 ये कहता है कि दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, जो कि यहाँ पर सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है, जेंडर की वजह से। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने इन्हें एडमिशन नहीं दिया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि ये एक वुमेन है, राइट।
तो इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट भी होती हैं, उसे भी हम समझते हैं। सो जब हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो शांताबाई है ये इनका अधिकार है और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने ये गलत किया है, राइट। तो तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि क्या यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास स्टेट का हिस्सा है या नहीं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के जो वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी कि क्या शांताबाई के पास ये राइट है कि वो डायरेक्टली हायर जुडिशियरी को अप्रोच कर सके, क्योंकि ये वो तभी कर सकती हैं जब स्टेट ने इनके राइट्स को वायलेट किया है। तो उन्होंने कहा कि क्या यूनिवर्सिटी जो है ये स्टेट का पार्ट है या नहीं, क्योंकि यदि ये स्टेट का पार्ट है, यदि ये स्टेट का पार्ट है अंडर फोर्थ प्रोविजन दैट इज अदर टेरिटरी अदर अथॉरिटी सॉरी, तो यदि ये अदर अथॉरिटी का पार्ट है तभी शांताबाई डायरेक्टली हायर जुडिशरी को अप्रोच कर सकती थी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने बेसिकली किया क्या था, इन्होंने बेसिकली हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था इन द सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी चीज जो इन्होंने कही वो ये कही कि हमने इनका एडमिशन इसलिए कैंसिल नहीं किया है बिकॉज शी इज अ वुमेन, बट हमने ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यूनिवर्सिटी के कुछ नॉर्म्स है जो कहते हैं कि यदि आप वुमेन्स को एडमिशन देना चाहते हैं, राइट, रिगार्डिंग को एजुकेशन, इसका मतलब को एजुकेशन है इन अ कॉलेज जहां पर दोनों ही होंगे, मेल्स भी होंगे फीमेल्स भी होंगे, तब आपको वुमेन्स को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने एक दलील दी। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से हमें साइंस कोर्सेज ऑफर करने के लिए, यदि हमारी यूनिवर्सिटी चाहती है कि हम बच्चों को साइंस के कोर्स दें, तो उसके लिए हमें हमारे पास साइंस की फैकल्टी का होना जरूरी है, राइट। दिस इज द नीड। कोई भी यदि ये साइंस के कोर्स ऑफर करना चाहते हैं तो इनके पास पहले फैकल्टी होनी चाहिए जो वो उस कोर्स को डिलीवर कर सके। तो उसी तरह उन्होंने ये कहा कि यदि हम वुमेन्स को एडमिशन देना चाहते हैं अंडर को एजुकेशन, तो हमें उन्हें कुछ बेसिक फैसिलिटीज भी तो देनी पड़ेंगी जो कि किसी भी फीमेल को जरूरी है किसी भी कॉलेज में टू यू नो टू एजुकेट हर सेल्फ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये हमने जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है, हमने शांताबाई का जो एडमिशन कैंसिल किया है, जो डिनाई किया है, वो जेंडर के बेसिस पर नहीं किया है बट लैक ऑफ फैसिलिटीज के बेसिस पर किया है। सो जो क्वेश्चन था मेन कि क्या यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है वो स्टेट का हिस्सा है या नहीं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन दी जिसे हम बोलते हैं एजस्डम जेनरस। एजस्डम जेनरस का मतलब है कि सेम थिंग जो सिमिलैरिटी हो, जैसे कि यदि हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 1 2 3 और इसके बाद हम यदि ए लिख दें तो इसका मतलब है कि ए में और इन अल्फाबेट्स में कुछ ना कुछ डिस्टिंक्शन है, राइट। यदि हम अल्फाबेट्स की बात करें तो लाइक ए बी सी, तो इसके आगे एजिस्डम जनरल प्रिंसिपल के आगे और क्या आ सकते हैं, दूसरे अल्फाबेट्स आ सकते हैं ए बी सी डी ई, राइट। यदि हम इसके आगे 1 2 3 प्लेस कर दें इसी ऑर्डर में एक ही लाइन में, तो इसका मतलब है कि ये अलग है इनसे, बिकॉज दीज आर न्यूमेरिकल्स एंड दीज आर दी अल्फाबेट्स। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टम जनरस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रिंसिपल के रिलेशन में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 12 में जैसा कि यहाँ बताया गया है कि पहला प्रोविजन है वो कहता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, राइट। दूसरा प्रोविजन कहता है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा प्रोविजन कहता है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में क्या क्या आ रहा है, लोकल अथॉरिटी में यदि हम देखें तो एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स तो नहीं, बट म्यूनिसिपैलिटीज और ये सारी चीजें आ रही हैं, राइट। इनके बीच में ये जो फीचर्स हैं इनके ये काफी कॉमन है, राइट। ये क्या कर रहे हैं, ये लॉ को या तो बना रहे हैं ये या फिर ये लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दिस इज द कॉमन फीचर। तो अदर अथॉरिटी में वही अथॉरिटी आ सकती है जो ऐसा कोई भी फंक्शन एक्सरसाइज करती है जो कि पिछली 3 बॉडीज एक्सरसाइज कर रही हैं, राइट। जैसे कि लॉ मेकिंग कर रही है, राइट। यदि ये इंडिपेंडेंटली लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है, only then it is part of the state, only then it is part of a state under other authority, right। So I hope you understood what does the principle of adjustum generis mean। तो इसके बेसिस पर कोर्ट ने कहा कि जो यूनिवर्सिटी है ये स्टेट का पार्ट नहीं हो सकती है, इट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ स्टेट, राइट। और साथ ही ये भी कहा कि इट कैन नॉट इंक्लूड एनी पर्सन। और यदि हम इन 3 अथॉरिटीज को देखें, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज, तो हमें समझ में आता है कि ये गवर्नमेंटल फंक्शंस कैरी आउट कर रहे हैं, राइट। गवर्नमेंटल फंक्शंस का मतलब है लॉ मेकिंग, राइट, पॉलिसी मेकिंग, रूल मेकिंग एंड देन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। और दूसरा फीचर इन 3 बॉडीज का क्या है, वो ये है कि ये सॉवरेन, राइट। इनके डिसीजन में कोई दखल नहीं दे सकता है। तो यदि हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट को स्केड्यूल 7 के अंडर में कुछ काम मिले हैं तो ये एक्सरसाइज करता है, साथ ही यूनियन गवर्नमेंट को भी कुछ राइट कुछ एरियाज मिले हैं जहां पर ये लॉज बना सकता है, वैसे ही लोकल अथॉरिटी भी कुछ
पॉलिसीज, कुछ इन लॉ जो बनाए हैं इन पार्ट्स में, इनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है, तो अदर अथॉरिटी में भी वही अथॉरिटी आएगी जो इस तरीके के फंक्शन एक्सरसाइज करती है, राइट? एनी अथॉरिटी विच डू नॉट practice law making, law implementation, right, which is not sovereign, cannot be considered as part of a state. तो यदि हम यूनिवर्सिटी के रिगार्ड में देखें तो यूनिवर्सिटी इज नॉट मेकिंग एनी लॉ और इम्प्लीमेंटिंग एनी लॉ, राइट? ये जो बना रही है वो रेगुलेशन है कॉलेज की, ये नॉर्म्स है कॉलेज की, राइट? इसीलिए यूनिवर्सिटी इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट, राइट? तो हमें दोस्तों ये नहीं समझना है कि स्टेट का यहाँ पर पार्ट क्या है और क्या नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है कि प्रिंसिपल क्या है, किस बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि स्टेट का क्या पार्ट है। दिस इज द मेन कंसर्न ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज केसेस, राइट? तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि एचएसडम जनरल्स का प्रिंसिपल क्या है। हमें इस बात से कंसर्न नहीं है कि यूनिवर्सिटी स्टेट का पार्ट है, नहीं, हमें इस प्रोसीजर से हमें राइट क्वालिफिकेशन को पता करना है कि किन क्वालिफिकेशन से ये डिसाइड होता है कि कोई भी अथॉरिटी स्टेट का पार्ट है या नहीं, राइट? उसको क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए ये प्रूव करने के लिए कि वो स्टेट का पार्ट है या फिर नहीं है। तो जो ये डॉक्ट्रिन है एचएसडम जनरल्स की, एचएसडम जनरल्स की, ये ओवर रूल हो गई थी, राइट? दिस वॉज कैंसल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दी उज्जम्बाई, जो कि नेक्स्ट केस है, उज्जम्बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो हमें यहाँ पर ये जानने की जरूरत नहीं है कि इस केस में क्या हुआ था, हमें सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो क्वालिफिकेशन है, राइट, ये डिसाइड करने के लिए कि अदर अथॉरिटी में क्या क्या आएगा, राइट, ये सही है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डॉक्ट्रिन गलत, राइट? क्यों गलत है? सुप्रीम कोर्ट सेज दैट, तो कोर्ट ने ये कहा कि जस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉमन, राइट, एक ये काफी सिंपल ग्राउंड है ये डिसाइड करने के लिए कि कोई भी अथॉरिटी स्टेट का पार्ट है या स्टेट का पार्ट नहीं है। ये जो प्रोसीजर है, राइट, द डॉक्ट्रिन ऑफ एजेसडम जनरस, ये काफी कंफ्यूजिंग है, राइट? इट इज नॉट वेरी इजी टू डिसाइड कि स्टेट का पार्ट क्या है और क्या नहीं है अंडर थ्रू दिस प्रिंसिपल। दोस्तों हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इन सारी की सारी चीज़ों को याद रखें। लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको कुछ नोट्स दूंगा जिन्हें आपको याद रखना है रिगार्डिंग व्हाट इज पार्ट ऑफ स्टेट एंड व्हाट इज नॉट। हम इन केसेस को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके, राइट? इट इज़ नॉट टू कन्फ्यूज यू। So what happens in the University of Madras versus Shantabai case? The Supreme Court said that the university is not part of the state, and the most important thing it says that while deciding what is part of a state and what is not, we can use the doctrine of ageisdom generis, right? Ageisdom generis का मतलब क्या है? Something which is related, right? These authorities, ये जो other authorities हैं, यदि ये ऐसा कोई function कैरी आउट करती हैं, लॉ मेकिंग का गवर्नमेंटल फंक्शन, या ये सॉवरन है जैसे कि ये पहले की तीन अथॉरिटीज हैं, देन इट इज पार्ट ऑफ स्टेट। यदि ऐसा नहीं है देन इट इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट। और इसी प्रोसीजर को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया इन 1962 इन द उज्जम्बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्ट्रिन है जजडम जनरल्स की, ये काफी वीक है। इट इज नॉट सफिशिएंट टू डिसाइड व्हाट इज पार्ट ऑफ अदर अथॉरिटी एंड व्हाट इज नॉट द पार्ट ऑफ अदर अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12। और हम ये समझ क्यों रहे हैं कि अदर अथॉरिटी के अंडर में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है? क्योंकि ये जानना जरूरी है कि जो भी अदर अथॉरिटी के अंदर में आता है, यदि वो आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है, देन यू कैन मूव टू द हायर जुडिशरी डायरेक्टली विदाउट फॉलोइंग द कोर्स ऑफ अपील, राइट? तो यदि फंडामेंटल राइट्स आपके अदर अथॉरिटी वायलेट कर रही हैं तो आप हायर जुडिशरी जा सकते हैं, और इसलिए हमें जानना जरूरी है कि अदर अथॉरिटीज के अंदर में क्या क्या आता है। सो दीज टू केसेस वर द बिगिनिंग ऑफ दिस डिबेट कि what is a part of other authority and what is not the part of other authority. So the next thing, so it keeps evolving and now, तो पहले की यदि हम बात करें तो पहले क्लैरिफिकेशन बहुत ही कम थी रिगार्डिंग व्हाट इज पार्ट ऑफ स्टेट अंडर अदर अथॉरिटी एंड व्हाट इज नॉट पार्ट ऑफ अदर अथॉरिटी। यदि हम प्रीवियस थ्री प्रोविजंस की बात करें, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल अथॉरिटीज, तो वहां तो क्लैरिटी है कि क्या क्या स्टेट का पार्ट है, क्या क्या नहीं है। अदर अथॉरिटीज में ये क्लैरिफिकेशन नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने की, यानी कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट में आया, उस टाइम पर काफी डाउट्स थे, लेकिन धीरे धीरे जब ये इवॉल्व हुआ थ्रू आउट वेरियस केस जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, उसमें ये काफी हद तक क्लैरिफाई हो गया कि अदर अथॉरिटी के अंडर में क्या क्या आता है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द मेन केसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस। डिबेट यहाँ से शुरू हुई इन द शांताबाई, शांताबाई एंड द उज्जम्बाई। इन केसेस में हुआ क्या है? इन केसेस में मेनली डिबेट ओरिजिनेट हुए हैं, इन केसेस में मेनली डिबेट ओरिजिनेट हुए रिगार्डिंग द अदर अथॉरिटी। और इसके बाद ये जो क्लैरिफिकेशन है
ये आएगी आगे वाले केसेस में। इस केस में मेन जो इशू था वो ये था कि क्या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो भी स्टेट का पार्ट है या नहीं। So this issue was highlighted in the case of Rajasthan Electricity Board versus Mohanlal, and this case took place in the year 1967. So तो दोस्तों होता क्या है इस केस की स्टोरी जो है वो कुछ इस तरह है कि मोहनलाल एक वर्कर थे राजस्थान के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। अब इनके डिपार्टमेंट में 10 लोग और भी थे, तो मोहनलाल और 10 और लोगों का प्रमोशन हो जाता है 1960 में। लेकिन 1962 में क्या होता है कि मोहनलाल को फिर से उसी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है जिस डिपार्टमेंट को में वो 1960 के पहले थे। बट जो बाकी के 10 लोग थे उनका प्रमोशन हो जाता है। दिस मीन्स दैट Mohanlal's promotion was cancelled, while the 10 workers, along with who were promoted, their promotion was sustained. तो इसको लेकर मोहनलाल ने हाई कोर्ट में, राजस्थान के हाई कोर्ट में ये केस किया कि ये उनके फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 का वायलेशन है, साथ ही आर्टिकल 16 का भी वायलेशन है। कैसे? आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, नो मैटर यू आर रिच और पुअर, हाई और लो, एवरीवन शुड बी सब्जेक्टेड टू द सेम लॉज एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स ऑफ द लैंड। वहीं आर्टिकल 16 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन व्हाइल गिविंग जॉब। ये आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि स्टेट जो है वो जब कभी भी किसी को एम्प्लॉयमेंट देगा अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी, राइट, और अंडर एनी अदर अथॉरिटी, then it will not discriminate on the grounds of religion, race, caste, gender, place of birth, descent. So इन्होंने कहा कि ये तो मेरे आर्टिकल 16 का वायलेशन है, बिकॉज बाकी के जो लोग हैं उनके प्रमोशन को सस्टेन कर दिया गया। तो इस पर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि मोहनलाल इज करेक्ट एंड राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड शुड रिकंसीडर द प्रमोशन। फिर से प्रमोशन की प्रोसेस को शुरू कीजिए और बाकी के जो 10 लोग हैं उनका प्रमोशन फिलहाल के लिए कैंसिल कीजिए। तो इसमें राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने क्या किया कि ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने ये कहा कि क्या राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो स्टेट का पार्ट है अंडर आर्टिकल 12, बिकॉज इफ इट इज पार्ट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ओनली देन मोहनलाल गेट्स द राइट टू डायरेक्टली अप्रोच द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने हाई कोर्ट के इस डिसीजन को चैलेंज किया कि क्या राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टेट का पार्ट है, बिकॉज इफ इट इज द पार्ट एंड इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स ओनली देन मोहनलाल हैज द राइट टू गो टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, राइट। सुप्रीम कोर्ट सेड, तो यहाँ पर भी जो डिसीजन होना था वो अदर अथॉरिटी को रेफर होना था, क्योंकि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की यदि हम बात करें तो ना ही ये एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ऑर्गन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, राइट, जैसा कि आर्टिकल 12 के फर्स्ट प्रोविजन में है। ना ही ये स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ऑर्गन में आ सकता है, ना ही ये लोकल अथॉरिटी में आ सकता है। तो ओनली ऑप्शन इज कि क्या ये अदर अथॉरिटी में आता है या नहीं। सो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइन दी। जैसा कि हमने देखा कि पिछले केस में, उज्जम केस में, सुप्रीम कोर्ट ने एजिस्टम प्रिंसिपल की डॉक्ट्रिन को तो कैंसिल कर दिया था, राइट, कि उस डॉक्ट्रिन को यूज नहीं किया जा सकता ये डिसाइड करने में कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बॉडी, कोई भी अथॉरिटी स्टेट का पार्ट है या नहीं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ नई गाइडलाइंस दी जिससे ये डिसाइड होगा कि कोई भी अथॉरिटी स्टेट का पार्ट है या नहीं। तो इसमें इन्होंने कहा कि एवरी अथॉरिटी, राइट, एवरी अथॉरिटी दैट इज क्रिएटेड बाई स्टैच्यूट। स्टैच्यूट का मतलब दोस्तों क्या होता है? स्टैच्यूट का मतलब होता है कोई भी ऐसा लॉ जिसे इनेक्ट किया गया है, किसके द्वारा? उन लोगों के द्वारा जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं, राइट, बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सो यदि ये स्टैच्यूट के द्वारा किसी भी अथॉरिटी को क्रिएट किया गया है देन इट इज पार्ट ऑफ द स्टेट, राइट। दूसरा जो ऑप्शन उन्होंने बताया वो ये उन्होंने कहा कि इफ एनी अथॉरिटी फंक्शंस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट, फंक्शंस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये दो मेथड बताए ये डिसाइड करने के लिए कि अदर अथॉरिटी में क्या क्या आएगा। पहला ये है कि कोई भी अथॉरिटी जो एक स्टैच्यूट के द्वारा क्रिएट की गई, राइट, और वो इंडियन टेरिटरी में के अंडर में काम करती है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट, एज वेल एज और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, देन इट इज पार्ट ऑफ द स्टेट। तो यदि हम राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें तो क्या ये स्टेट के अंडर में आएगा या नहीं? सो ये यदि हम ये देखें तो हाँ,
this will be the part of state because it has been created by laws of the parliament or the laws of the state legislature, right? It is functioning within the territory of India or it is also the control of the government. क्यों? क्योंकि इसे गवर्नमेंट की बहुत सारी रेगुलेशंस को मानना पड़ता है. So clearly the Rajasthan Electricity Board is part of the state. तो दोस्तों मेन एजेंडा इस केस का भी यही है, जैसा कि मैंने बताया था कि केस के डिसीजन से हमें लेना देना नहीं है कि क्या पार्ट है क्या नहीं है, हमें इस प्रोसीजर से लेना देना है, राइट? ये जो प्रोसीजर इवॉल्व हो रहा है रिगार्डिंग व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ स्टेट एंड व्हाट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ स्टेट, हमें इस प्रोसीजर को समझना है, राइट? ये प्रोसीजर अगले केसेस में और भी ज्यादा इवॉल्व होगा और धीरे धीरे हम उसे भी समझते जाएंगे. सो इस अब तक के केस में यही डिसाइड हुआ है कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि क्रिएट हुई है एक स्टैट्यूट के थ्रू और वो इंडिया की टेरिटरी में ही फंक्शन कर रही है या फिर वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर में है, तो वो अदर अथॉरिटी के अंडर में आ जाएगी. दोस्तों इसी दौरान ये जो केस हुआ था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, ये 1967 में हुआ. इसी दौरान एक और केस होता है जिससे इन 1967 इन अनदर केस एन मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक और इशू हाईलाइट हुआ. एन मिराजकर साहब ने एक पेटिशन दी और इसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि जो सुप्रीम कोर्ट ये बार बार डिसाइड कर रहा है अदर अथॉरिटी के अंदर में क्या क्या आएगा, वो ये भी बताया कि क्या जुडिशियरी भी अदर अथॉरिटी का पार्ट है या नहीं. क्यों? हमें इसे समझना पड़ेगा बिकॉज जुडिशियरी का मेन काम क्या है? जुडिशियरी का मेन काम है किसी भी दो लोगों के बीच में यदि कोई मतभेद हुआ है, किसी भी दो इंस्टीट्यूशन के बीच में यदि कोई मतभेद हुआ है तो उसको सॉल्व करना. तो सपोज देयर आर टू पर्सन्स, वन इज एग्रीव्ड एंड द अदर वन इज विक्टिम. विक्टिम ने केस लगाया और अग्रीव के खिलाफ कि ही हैज वायलेटेड सम ऑफ माय राइट्स और एनी काइंड ऑफ थिंग और से दिस पर्सन हैज रेप्ड दिस विक्टिम. तो इस सिचुएशन में यदि ये प्रूफ हो गया जुडिशियरी में इन द कोर्ट कि दिस पर्सन इज गिल्टी, राइट? यदि ये गिल्टी नहीं है तो ये फ्री हो जाएगा, बट इफ ही इज गिल्टी देन ही विल बी पनिश्ड. सो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस पर्सन को डेथ पेनल्टी दी गई, कैपिटल पनिशमेंट दी गई, राइट? तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? इस सिचुएशन में इस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 विच इज नोन एज राइट टू लाइफ, ये वायलेट हो रहा है. ये तो हमारी फंडामेंटल राइट्स के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है. तो सवाल ये उठता है कि जुडिशरी को ये अधिकार कौन दे रहा है कि वो किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करे? ये भी तो सवाल है, राइट? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की यही तो मेन एजेंडा है कि यदि फंडामेंटल राइट स्टेट का, यदि आपके फंडामेंटल राइट्स पे स्टेट वायलेट करता है तो अंडर आर्टिकल 32 which is also a fundamental right, this aggrieved person can directly move to the high court और सुप्रीम कोर्ट. तो यदि हम इस केस में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो इस एग्रीव्ड के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है. तो यदि जुडिशियरी स्टेट का पार्ट है, राइट, तो उस वक्त जब इस व्यक्ति को पनिश किया गया उस सिचुएशन में इसके पास फिर से अधिकार है कि ये फिर से हाई कोर्ट जाए, राइट, या फिर से सुप्रीम कोर्ट जाए और कहा कि पिछली जजमेंट में आपने मुझे डेथ पेनल्टी दी थी, जैसे मेरा आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ है, फंडामेंटल राइट है, वो वायलेट हो रहा है. तो इससे क्या होगा? ये केस फिर से जाएगा, कोर्ट फिर से इसको पनिश करे शायद, और शायद अब ना कर पाए. तो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू. अभी अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था और इस तरीके के डाउट्स को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था. तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एज वी नो हैज जजेस हु आर वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल, राइट? वो किसी भी बात को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दो तरह के, या से जुडिशियरी ऑन द बिहाफ ऑफ जुडिशियरी. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियरी दो तरह के काम करती है. आइए उन्हें समझते हैं. पहला काम ये क्या करती है? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का मतलब क्या है? सो व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, आपने सुना होगा कि जुडिशरी बहुत तरीके के काम करती है, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ क्लर्क, राइट, और स्टेनोज. साथ ही ये कई एग्जाम्स कंडक्ट कराती है फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ अपॉइंटमेंट, राइट, और ये बहुत सारे डिसीजंस लेती है रिगार्डिंग सैलरी अलाउंसेस ऑफ द स्टाफ इन्वॉल्व. सो ये इसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में आता है, राइट. और दूसरा फंक्शन जो ये इसका मेन फंक्शन है वो है जजमेंट का, राइट. ये डिसाइड करना कि कौन आरोपी है, कौन विक्टिम है, और ये पनिश करना. मेनली वी कैन से गिविंग पनिशमेंट, और मोर स्पेसिफिकली वी कैन से दैट सम सॉर्ट ऑफ वर्डिक्ट. सो जब भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट किसी व्यक्ति को पनिशमेंट देता है तो उससे कोई ना कोई फंडामेंटल राइट तो वायलेट होता ही, जैसे कि राइट टू लाइफ विच इज बेसिकली, और राइट टू मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. कोई भी पर्सन को यदि हम जेल में डाल दें तो हिज मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड विच इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट. सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, राइट, उस दौरान यदि हम डिस्क्रिमिनेट करें, उस दौरान हम किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें, हम इन क्लर्क्स के, इनके प्रमोशन में जो है फेवरेटिज्म करें, साथ ही हम अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में किसी का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करें, जैसे कि हम किसी एक रिलीजन को ज्यादा प्रेफरेंस दें,
इन अपॉइंटमेंट किसी एक कास्ट के लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दें, देन इट इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल्स एंड देन दे कैन अप्रोच द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंड बिकॉज देन इट विल बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ their फंडामेंटल राइट। बट जब बात जजमेंट की आती है तब तो ये तय है कि किसी ना किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट होंगे। तो उस सिचुएशन में जब ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रहा है, राइट, it is not performing any kind of administrative work. In that situation, whenever the judiciary is performing any kind of work in its judicial capacity related to judgments, then it is not part of the state, right? Then it is not the part of it. But when it is performing some sort of administrative work, right? Appointment procedure और जो भी उनकी administrative work है within the judiciary, in that situation, Supreme Court is, or sorry, judiciary overall is part of a state. In that situation, if it violates anyone's fundamental rights, the aggrieved has the right to directly move to the High Court or Supreme Court and challenge its decisions, right? And challenge its procedures. But when it is performing its functions in judicial capacity, judiciary is not part of a state. And if it violates fundamental rights in its judicial capacity of anyone, then it is not the violation of fundamental rights, right? Because it is necessary to protect the rights of others. So 1967 में ये केस हुआ था और यदि हम रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें इस डिसीजन को लेकर तो 1967 से लेकर आज तक सिचुएशन यही है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं। जब बात अदर अथॉरिटी की आती है वहां पर पोजीशन चेंज होती रही है वक्त वक्त पर, लेकिन जब बात जुडिशरी के स्टेट का पार्ट होने की है तब से यही डिसीजन प्रवेल है। यदि हम मोस्ट रिसेंट एग्जांपल दें तो 2002 में लास्ट केस हुआ था रूपा अशोक हुर्रा। इफ यू वांट टू चेक इट ऑन गूगल यू कैन चेक रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, जिसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो जब भी जुडिशरी अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में काम करती है इन दैट केसेस इट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टेट, राइट? बट व्हेन इट परफॉर्म्स इट्स एक्शंस एज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, in that situation it is part of the state, and if then it violates any of the fundamental right of anyone, then the victim has the right to approach the high court or supreme court directly, right? So हम कंटिन्यू करते हैं हमारे उन केसेस को लेकर जो अदर अथॉरिटी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स वी विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट केसेस थ्रू these points because now the complexity of the cases will increase a little bit. So अब तक केस क्या रहा? सबसे पहले हमने शांताबाई के केस को समझा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करने के लिए कि कौन स्टेट का पार्ट है कौन स्टेट का पार्ट नहीं है, उसने एक डॉक्ट्रिन दी थी एजिस्डम जनरस, बट इस डॉक्ट्रिन को कैंसिल कर दिया गया था इन दी उज्जमबाई केस, राइट? सो अब तक ये स्टेटस था रिगार्डिंग द with regard to deciding what is part of a state under the fourth provision which is other authority, right? इसके बाद जो हमने अगला क्वेश्चन पढ़ा था, अगला केस जो हमने पढ़ा था वो रिलेटेड था राजस्थान राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, जिसमें कि जो वर्डिक्ट थी वो ये थी कि इफ एनी बॉडी, राइट, इफ एनी बॉडी is created by statute, it is created by statute and functioning within the territory of India, then it is part of state under other authority. Secondly, it is functioning under the government of India, it is under the authority of government of India, then it is part of the state, right? So now let us move to the more cases. और इसके बाद जो हमने इकलौता केस और जो हमने समझा वो था रिलेटेड टू NS विराजकर, जिसमें ये डिसाइड करना था कि क्या जुडिशरी स्टेट का पार्ट है या नहीं। तो हाँ, जुडिशरी स्टेट का पार्ट है व्हेन इट परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, राइट, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ ए स्टेट व्हेन इट इज परफॉर्मिंग इट्स functions in judicial capacity, right? So the next case that we have to understand is related to सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। तो दोस्तों इस केस में होता क्या है, इस केस में ये पूछा गया था कि क्या LIC, क्या ONGC, ये जो बॉडीज है क्या ये स्टेट के पार्ट हैं या नहीं है। सो इसकी जो जजमेंट दी थी वो जस्टिस मैथ्यू ने दी थी। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था वेलफेयर स्टेट का। इन्होंने कहा था कि ऐसी कोई भी बॉडी जिसलिए बनाई गई है ताकि स्टेट अपने वेलफेयर फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो दोस्तों इसके बैकग्राउंड के लिए हमें समझना होगा कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब हमें बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस की जरूरत थी, बहुत सारी बॉडीज की जरूरत थी ताकि लोगों को वेलफेयर हो सके, राइट? क्योंकि हमने अपनी शुरुआत की थी स्ट्रिक्ट सोशलिज्म से। स्ट्रिक्ट सोशलिज्म जिसमें क्या था, स्टेट का जो कंट्रोल है ओवर द इकोनॉमी, स्टेट का जो कंट्रोल है ओवर द इकोनॉमी वो ज्यादा था, और हम मार्केट इकोनॉमी नहीं थे तो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, राइट, इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स ओनली हैपेंड आफ्टर 1991। तो ये जो बहुत सारी बॉडीज हैं ये बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही इन द डिकेड ऑफ 1950s जस्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जस्टिस मैथ्यू जो थे जिन्होंने इस केस में जजमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि ऑल दोज बॉडीज व्हिच वर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, राइट, टू टेक केयर ऑफ द वेलफेयर फंक्शन ऑफ द स्टेट आर पार्ट ऑफ द स्टेट, राइट? सो इसमें इन्होंने 2 कंडीशंस बताई जो कि ये रही। तो इन्होंने कहा इफ इट इज फॉर्म अंडर अ स्टैट्यूट, राइट, दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इफ इट इज क्रिएटेड बाय सम लॉ
or enacted by the democratically elected pupils, right? और दूसरा, if it has power to make its own rules, ये अपने rules खुद बना सके ऐसी कोई भी body, in both these cases such bodies will fall under the ambit of the word state, right? So यदि हम LIC की बात करें दोस्तों, तो LIC was created by the parliament, by the act of parliament through LIC act in 1956. तो इस हिसाब से क्या LIC स्टेट का पार्ट है या नहीं? तो हाँ, इट इज पार्ट ऑफ द स्टेट, राइट। जैसा कि मैंने वेलफेयर फंक्शन के बारे में बताया था, तो LIC को क्रिएट इसलिए किया गया था बिकॉज फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्प्रेडिंग लाइफ इंश्योरेंस, राइट, स्प्रेडिंग लाइफ इंश्योरेंस कवर एट रीजनेबल कॉस्ट, एट रीजनेबल कॉस्ट। यदि हम बात करें ONGC की, तो क्या ONGC स्टेट का पार्ट है या नहीं? तो अगेन इट इज पार्ट ऑफ स्टेट। व्हाई? बिकॉज इट वाज क्रिएटेड इन 1956 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो it is qualifying these regulations if it is formed under a statute, or it is a statutory body, it is being created by a law enacted by the parliament or a state legislature, then it is part of a state. Secondly, if it has power to make its own rules, right, in both these cases they would fall within the ambit of the word state. So this was the judgment in the Sukhdev Singh versus Bhagat Ram case. This was a case of 1975. इसके बाद जो cases हैं वो और भी ज्यादा elaborate हो जाते हैं regarding what is a part of a state and what is not the part of a state, and these are very important. So please give your attention to these last two cases, right? These are very important. So दोस्तों, the next case is this one, R.D. Shetty versus International Airport Authority of India. R.D. Shetty versus International Airport Authority of India in the year 1979. मैं आपको इस केस की स्टोरी बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब भी कोई गवर्नमेंट बॉडी जो है, राइट, या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी वो इनवाइट करना चाहती है कुछ पार्टनर्स को कि वो वहां आकर बिजनेस करें, तो वो टेंडर्स अलॉट करती है, राइट, और ऑक्शनिंग होती है। सो होता क्या है कि बॉम्बे एयरपोर्ट पर, एट द एयरपोर्ट ऑफ बॉम्बे, टेंडर्स निकाले गए फॉर सेटिंग अप ऑफ वन रेस्टोरेंट एंड टू स्नैक बार्स। एक रेस्टोरेंट और दो स्नैक बार सेटअप करने थे एट द एयरपोर्ट ऑफ बॉम्बे। उसके लिए दो कंडीशन दी गई थी, राइट। उसके लिए दो कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन ये थी कि सिर्फ वही लोग ये रेस्टोरेंट सेटअप कर सकते हैं जो कि सेकंड क्लास होटलियर्स हैं, राइट, सेकंड क्लास होटल ओनर्स हैं। क्यों सेकंड क्लास? वो इसलिए ताकि कॉस्ट भी ज्यादा ना हो जितना कि फर्स्ट क्लास होटल्स उनकी मैनेजमेंट कॉस्ट को रखती है, ताकि जो नॉर्मल लोग हैं वो इसे अफोर्ड कर पाए। और दूसरा रीजन जो था, और दूसरी कंडीशन जो थी, ये जो लोग हैं इनके पास कम से कम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो होता क्या है कि ये जो है R.D. शेट्टी, इनका जो टेंडर है वो कैंसिल। He was actually a stranger, like some of his friend was had submitted his tender and their tender was cancelled. That is not our concern whose tender was it actually, but their tender was cancelled. और बाद में उन्हें इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जिसका टेंडर एक्सेप्ट हुआ है, ना ही वो सेकंड क्लास होटल ओनर है और ना ही उसके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। उन इनका कहना ये था कि यदि उनके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है भी और यदि वो सेकंड क्लास होटल ओनर है भी, तो हमारा टेंडर क्यों अलाउड नहीं है? बिकॉज वी हैव 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। जितनी रिक्वायरमेंट है उससे दोगुना एक्सपीरियंस हमारे पास है, तो हमारा टेंडर एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ? तो इन्होंने कहा कि दिस इज अगेन वायलेशन ऑफ अवर राइट अंडर आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट। सो फिर से ये क्वेश्चन आया, इसी तरीके से केस चला, और फिर से जो अगेंस्ट में थे इनके, उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पार्ट है स्टेट का? बिकॉज इफ इट इज पार्ट ऑफ स्टेट ओनली देन द एग्री पर्सन हैज द राइट टू चैलेंज इट इन द हायर जुडिशरी। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़े 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए ये डिसाइड करने के लिए कि कोई बॉडी या कोई अथॉरिटी स्टेट का पार्ट है या नहीं। ये जो पॉइंट्स हैं आप नोट भी कर सकते हैं, बट आपको इन्हें याद रखना है बिकॉज दिस वाज द फाइनल जजमेंट सम सॉर्ट ऑफ। और इसके बाद कोई भी ऐसी बड़ी जजमेंट नहीं आई है रिगार्डिंग द डिसीजन और रिगार्डिंग द प्रोसीजर टू बी यूज्ड व्हाइल डिसाइडिंग व्हिच अथॉरिटी विल बी द पार्ट ऑफ स्टेट एंड व्हिच अथॉरिटी विल नॉट बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ स्टेट। तो पहली कंडीशन ये है कि वेदर द स्टेट हेल्ड द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ दैट बॉडी। ऐसी कोई भी बॉडी जहां पर स्टेट का जो शेयर है वो 100% है या फिर 50% से ज्यादा है, यानी कि 51% है, मतलब स्टेट जो है वहां पर मेजर शेयर होल्डर है, राइट। स्टेट इज मेजर शेयर होल्डर इन दैट अथॉरिटी और इन दैट बॉडी और इन दैट कंपनी, राइट। तो यदि स्टेट वहां पर के पास वहां पर इंटायर शेयर कैपिटल है और मेजर शेयर कैपिटल है, देन इट इज पार्ट ऑफ स्टेट, देन दैट अथॉरिटी और दैट बॉडी इज पार्ट ऑफ स्टेट। तो जैसे हम LIC वगैरह के केस में भी देखें तो यहाँ पर भी स्टेट के पास मेजोरिटी स्टेक है, 50% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, राइट। सो दूसरी कंडीशन जो चेक करनी होगी वो ये है कि इट हैड टू बी लुक्ड कि वेदर द स्टेट है डीप एंड परसुएसिव कंट्रोल ओवर द बॉडी और नॉट, राइट। परसुएसिव कंट्रोल का मतलब क्या है? परसुएसिव कंट्रोल का मतलब है कि उस बॉडी के जो भी डिसीजन है, राइट, क्या उनको स्टेट इन्फ्लुएंस कर सकता है? इफ द स्टेट हैज सच अ गुड कंट्रोल दैट इट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ दैट बॉडी, राइट, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ स्टेट।
तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यदि स्टेट ने उस बॉडी को, उस अथॉरिटी को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है और इतना ज्यादा दिया है कि उसी असिस्टेंस की वजह से उस बॉडी का जो भी एक्सपेंडिचर है वो चल रहा है, देन इट इज पार्ट ऑफ स्टेट, राइट। यानी कि एक अच्छा अमाउंट जो कि वो कमिटी डिसाइड करेगी कि क्या वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दिया गया है स्टेट के द्वारा उस बॉडी को, वो इनफ है उस बॉडी के डे टू डे एक्सपेंडिचर को, उसके एंटायर एक्सपेंडिचर को फंड करने के लिए, देन इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टेट। तो इसका मेन मतलब यह है कि स्टेट फंडेड बॉडीज, राइट, स्टेट फंडेड बॉडीज, और उन्हें भी स्टेट का जो फंडिंग है वो इतना होना चाहिए कि उस बॉडी का एक्सपेंडिचर पूरा हो सके। नाउ द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट और द नेक्स्ट कंडीशन कुड बी वेदर दैट बॉडी हैड बीन ग्रांटेड अ मोनोपोली स्टेटस कन्फर्ड और प्रिजर्व्ड बाय द स्टेट। तो बहुत बार दोस्तों क्या होता है कि कुछ कॉर्पोरेशंस को स्टेट जो है मोनोपोली स्टेटस दे देती है। जैसे कि यदि हम इंडिया की बात करें तो जब डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाते हैं तो कभी कभी स्टेट जो है मोनोपोली स्टेटस दे देता है, यानी कि शायद ये टाटा से कह दे कि जो कुछ विमान है उनके जो कुछ पार्ट्स हैं वो सिर्फ टाटा ही बनाएगी। तो जब भी स्टेट किसी भी कंपनी को या किसी अथॉरिटी को मोनोपोली स्टेटस देता है या किसी बड़ी कंपनी की किसी सब्सिडियरी को मोनोपोली स्टेटस देता है, देन इट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ स्टेट। On the last condition is that was that did a body perform a function of public importance, right? Was the body a government department which had been transferred to a corporation? So, जैसा कि दोस्तों हमने जाना कि 1950 के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंपनीज बनाई थी, पीएसयूज, राइट, और 1991 के बाद धीरे धीरे इनका प्राइवेटाइजेशन होने लगा। तो जब इनको प्राइवेटाइजेशन हुआ तो इन्हें प्राइवेट बिजनेस ओनर्स को दे दिया गया थ्रू ऑक्शनिंग और थ्रू other procedures, right? So this was the last condition that the body so this was the last condition that if any body perform a function of public importance, right, जैसे कि यदि हम बात कर लें रेलवेज की, right, so or was the body a government department which had been transferred to a corporation, क्या वो जो बॉडी है, राइट, वो पहले उस प्राइवेट अथॉरिटी के अंडर में आने के पहले किसी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट थी, कोई गवर्नमेंटल फंक्शन कर रही थी, देन इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टेट। सो दीज वर द मेन 5 points and you have to remember them. You don't have to just mug up these points, but you just have to keep them in mind so that it becomes easy for you to identify what is part of a state and what is not part of a state if some sort of questions come in the preliminary examination, right? Now friends, before moving ahead, I also want to explain you one last case, right, which I have not written over here, but I will write it here. I will explain it here. The 1981 case, 1981 case of अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। इस रिगार्ड में कि कोई भी बॉडी स्टेट का पार्ट है या नहीं, ये वन ऑफ द लास्ट केसेस है जब स्टेट ने कुछ डिसाइड किया था। तो दोस्तों इसकी स्टोरी क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में देयर वाज अ कॉलेज, राइट, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इन श्रीनगर, ठीक है, और ये जो कॉलेज है इट वाज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज एक्ट, राइट, तो इट वाज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट। तो क्या हुआ कि यहाँ पर एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स दो तरीके के एग्जाम्स कंडक्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को दो तरीके के एग्जाम्स देने पड़ते। पहला था एग्जामिनेशन, राइट, और जो दूसरा स्टेप था वो था वाइवा। तो इनमें जो एग्रीव्ड थे, राइट, उनसे वाइवा में सिर्फ दो क्वेश्चन पूछे गए, और वो क्वेश्चन थे विद रिगार्ड टू देयर अपब्रिंगिंग, पेरेंट्स के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया, और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया वो वाज रिगार्डिंग देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कि वो कहाँ रहते हैं, राइट। सो यदि जब हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 16 में, तो बाद में जब हुआ ये, तो दोस्तों बाद में क्या होता है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है, राइट, जो विक्टिम थे जिन्होंने ये दलील दी थी, उन्हें ये पता चला कि ओवरऑल इन दोनों में ज्यादा बड़ा रोल रिगार्डिंग हु विल बी गिवन एडमिशन एंड हु विल नॉट बी गिवन एडमिशन, तो उसमें वाइवा का रोल ज्यादा था। वाइवा के मार्क्स की वजह से ये डिसाइड हो रहा था कि किसको एडमिशन मिलेगा और किसको एडमिशन नहीं मिलेगा। और जो विक्टिम थे उनसे वाइवा में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे रिगार्डिंग पेरेंट्स एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, right? Article 16 of the Indian Constitution says that a state, while giving any employment or appointment under any of its authority, under central authority or state authority or any other authority, will not discriminate on grounds of religion, race, right, caste, gender, and very importantly, place of birth, right? Place of birth और रेसिडेंस। स्टेट कोई कंडीशन लगा सकता है रेसिडेंस की रिक्वायरमेंट की इन सम केसेस, राइट। इन कुछ केसेस में स्टेट अंडर आर्टिकल आई थिंक प्रोविजन 1 स्टेट रेसिडेंस की रिक्वायरमेंट रख सकता है कि कुछ जॉब्स के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया का रेसिडेंस होना आपको जरूरी है, तभी आपको वो जॉब मिलेगी या आपका अपॉइंटमेंट होगा। सो ये इनका क्वेश्चन था कि इस हिसाब से तो इनका फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 16 वायलेट हो कर रहा है आरईसी, एंड क्या आरईसी, और फिर जब ये केस हुआ तो फिर से ये सवाल उठे कि क्या आरईसी जो है ये स्टेट का पार्ट है या नहीं, बिकॉज इफ इट इज पार्ट ऑफ द स्टेट देन इट इज अ वायलेशन
of fundamental right of the aggrieved by the state directly on the grounds of violation of Article 16. So पेटिशनर जो थे उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट। जब ये दलील दी गई आरईसी के द्वारा कि क्या रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जो श्रीनगर का है क्या ये स्टेट का पार्ट है या नहीं, तो जो पेटिशनर थे उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि जो आरईसी है इट इज पार्ट ऑफ स्टेट। कैसे प्रूफ किया आइए उसे भी समझते हैं। सबसे पहला जो ये सोसाइटी थी, राइट, दिस सोसाइटी वाज डोमिनेटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट। जो ये एग्जाम्स गवर्नमेंट करवा रही थी, इसकी जो अथॉरिटी थी उसमें गवर्नमेंट उसमें जो मेजर लोग थे उसमें जो ज्यादातर रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे। इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट हैड डीप एंड परसुएसिव कंट्रोल, जैसा कि हमने आर डी शेट्टी केस में देखा, सेकंड कंडीशन, राइट, विच कैन बी देयर। तो इफ द गवर्नमेंट हैज डीप एंड परसुएसिव कंट्रोल इन एनी बॉडी एनी अथॉरिटी देन इट इज पार्ट ऑफ स्टेट। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा कि इंटायर फाइनेंस जो है इस बॉडी का इट वाज एडेड बाय द गवर्नमेंट, so it was a government aided college, so again it is a part of state also। जो सोसाइटी रूल्स बनाती थी, राइट, सोसाइटी जो भी रूल्स बनाती थी दे वर इन्फ्लुएंस टू अ ग्रेट डिग्री बाय द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। उन डिसीजन में गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत होती थी, राइट। तो इसका मतलब अगेन इट इज पार्ट ऑफ द स्टेट। ऑल्सो द फोर्थ कंडीशन जो उन्होंने बताई वो ये थी कि इनके जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं दीज आर अंडर द स्क्रूटनी, मतलब कि गवर्नमेंट रेगुलरली उन्हें कभी भी चेक कर सकती है, राइट, इट इज गवर्नमेंट एडेड, सो अगेन इट इज पार्ट ऑफ द स्टेट। सो इससे ये पता चलता है कि this college is part of the state, and since it has violated the fundamental right of the aggrieved, right, by asking questions in the viva related to his parentage, related to his place of residence, it is a violation of his fundamental rights because such questions should not have been asked in the viva, right। यदि आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछना भी है तो आपको कोर्स से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड, दीज आर जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन विच कैन बी आस्क्ड, दीज कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया और द मेन क्वेश्चंस ऑफ द वाइवा फॉर द अपॉइंटमेंट। सो इस तरीके से हमने देखा कि आर डी शेट्टी की जजमेंट में जो भी पॉइंट्स बताए गए थे उनका यूज करके ये डिसाइड किया गया इस केस में कि ये कॉलेज स्टेट का पार्ट है या नहीं। दिस मेक्स द आर डी शेट्टी जजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, और 5 पॉइंटर टेस्ट भी इसे बोलते हैं। फाइनली जो केस हम एग्जाम्पल में लेने वाले हैं इट इज मोर ऑफ अ समरी, राइट। तो दोस्तों इस केस में क्या हुआ, दिस केस वाज जी टेलीफिल्म केस, राइट, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको बीसीसीआई केस के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो इसमें होता क्या है कि बीसीसीआई जो कि, राइट, इट्स इट सम सॉर्ट ऑफ, इसके पास एक मोनोपोली अथॉरिटी है इंडिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने की, राइट। तो बीसीसीआई ने टेंडर अलॉट किए कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए इन्होंने टेंडर अलॉट किए। सो ब्रॉडकास्टिंग के लिए इन्होंने टेंडर्स अलॉट किए जिसमें से 2 स्पोर्ट्स चैनल के टेंडर्स को एक्सेप्टेंस मिल गई, राइट। एक थी जी टेलीफिल्म्स और दूसरी थी ईएसपीएन स्पोर्ट्स, राइट। बट बाद में क्या हुआ कि बाद में जो जी को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिए गए थे ये कैंसिल हो गए। तब जी टेलीफिल्म्स ने कोर्ट में जाकर ये केस किया कि ये तो इनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है अंडर आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट। हम हमारे और ईएसपीएन दोनों के टेंडर्स को एक्सेप्ट किया गया था बट बाद में हमारे टेंडर को कैंसिल कर दिया गया, राइट, हमारे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को कैंसिल कर दिया गया। तो ये सवाल उठा कि क्या बीसीसीआई, अगेन जब ये केस हुआ तो यूनियन ऑफ इंडिया के जो वकील थे उन्होंने सवाल किया कि क्या बीसीसीआई स्टेट का पार्ट है, राइट। उन्होंने ये दलील दी कि बीसीसीआई इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट ऑन दीज ग्राउंड्स। पहला, बीसीसीआई इज नॉट क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट, जैसा कि हमने देखा था सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम केस, राइट। सेकेंडली दे सेड दैट नो पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द बोर्ड इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। हमने आरडी शेट्टी में केस देखा कि गवर्नमेंट के पास मेजर शेयर कैपिटल होना चाहिए उस बॉडी में, उस अथॉरिटी में, ओनली देन इट विल बी द पार्ट ऑफ स्टेट। तो अगेन अंडर दीज टू बीसीसीआई इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट। दूसरा, नो फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू मीट द बोर्ड एक्सपेंस। बोर्ड के किसी भी एक्सपेंस में गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो अगेन इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ स्टेट। देन the board enjoys a monopoly status in terms of cricket, but this has not been confirmed by the state। हम ये मानते हैं कि बीसीसीआई क्रिकेट के सारे डिसीजंस ले रहा है इंडिया में, बट इसको मोनोपोली स्टेटस स्टेट ने नहीं दिया है, ये इसने खुद एक्वायर किया। बहुत सारे, राइट, क्रिकेट बोर्ड्स हैं बट जो मोनोपोली स्टेटस है ये बीसीसीआई ने खुद इस्टेब्लिश किया है, राइट। तो बीसीसीआई के पास जो मोनोपोली स्टेटस है वो स्टेट ने नहीं दिया है। अगली बात जो है वो ये है कि इन सभी पॉइंट से हमें पता चलता है कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल। द कंट्रोल इफ ओनली इफ एनी इज ओनली रेगुलेटरी इन नेचर एज एप्लीकेबल टू अदर सिमिलर बॉडीज। तो थोड़ा बहुत जो कंट्रोल स्टेट का है भी वो सारी की सारी बॉडीज में होता है। सभी बॉडीज को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन तो माननी ही पड़ती है। तो इस हिसाब से अगेन इट इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट। और फाइनली जो लास्ट में ये है वो ये है कि बीसीसीआई कोई ये कॉर्पोरेशन और ये बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया गया है गवर्नमेंट से, राइट। द बोर्ड इज नॉट क्रिएटेड बाय ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ऑन कॉर्पोरेशन, राइट। बीसीसीआई अर्लियर वाज नॉट अ पीएसयू, इट वाज नॉट अ पब्लिक सेक्टर यूनिट,
or it was not any government corporation. So it is a autonomous body. तो इससे हमें ये पता चलता है कि बीसीसीआई इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट. सो हमने देखा कि आर डी शेट्टी और भगत राम, सुखदेव सिंह और वर्सेस भगत राम केस में जो भी डिसीजन आए, दीज आर द मेन डिसीजंस विथ रिगार्ड टू डिसाइडिंग व्हाट इज पार्ट ऑफ स्टेट एंड व्हाट इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट. हमने इसके बाद दो एग्जांपल्स भी देख लिए, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, जिसमें पिटिशनर ने ये प्रूव कर दिया कि क्यों आरईसी और द रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इज पार्ट ऑफ स्टेट. फिर उसके बाद हमने बीसीसीआई केस में देख लिया जिसमें जिन यूनियन ऑफ इंडिया ने प्रूव कर दिया कि बीसीसीआई इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट. तो हमें दोनों एग्जांपल मिल गए. इससे हमें काफी अच्छे से समझ में आता है कि आर डी शेट्टी की और सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम केसेस में जो जजमेंट है ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो दोस्तों आपको इन जजमेंट को केवल रीड कर लेना है, थोड़ा अच्छे से समझ लेना है, एंड इट इज नॉट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पार्ट ऑफ स्टेट एंड व्हाट इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट. I hope this lecture was very, very useful for you. I will keep making such lectures in the future as well. Thank you.